नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि समाचारों के आज के इस अंक में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। किसानों को सस्ते कर्ज के लिए 18,583 करोड़ रुपए मंजूर। प्रदेश की 110 चीनी मिलों में गन्ने की पिराई का कार्य शुरू। प्रदेश में 91% सिंचाई का लक्ष्य पूरा किया गया। बैंकों से खेती के लिए कर्ज लेने पर खेती का बीमा करवाना अब होगा जरूरी। गोभी, ब्रोकली और लहसुन की खेती अब कर सकेंगे औषधि के रूप में। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न हो रहा है खेती के लिए खतरा। अब कृषि समाचार विस्तार से। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को सस्ती दर पर कर्ज देने की योजना को आगे भी जारी रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बारे में एक प्रस्ताव को मंजूर करते हुए 18,583 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इस योजना के तहत समय पर अदायगी करने वाले किसानों को 3 लाख रुपए तक के कर्ज मात्र 4% ब्याज पर दिए जाएंगे। प्रदेश की 110 चीनी मिलों में गन्ने की पिराई शुरू हो गई है। प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अनुसार खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए बीते एक पखवाड़े में 3,367,000 हेक्टेयर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से 3,068 हेक्टेयर की सिंचाई कराई जा चुकी है, जो निर्धारित लक्ष्य का 91% है। विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सिंचाई के अभाव में खरीफ फसलों को क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी। किसानों को बैंकों से कर्ज लेकर खेती करने पर अब उसे खेती का बीमा करवाना जरूरी होगा, ताकि किसी प्रकार की आपदा आने से यदि फसल नष्ट होती है तो किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। केंद्र सरकार की किसान आय बीमा योजना में किए गए विभिन्न संशोधनों में इस योजना को शामिल किया गया है। इस योजना के अंतर्गत फसलों के नुकसान के आकलन की इकाई को अब और सीमित किया गया है। आकलन के लिहाज से छोटी इकाई ब्लॉक के बजाय अब ग्राम पंचायतें होंगी। इससे वास्तविक पीड़ित किसान को तो लाभ होगा ही, साथ ही बीमा कंपनियों के आर्थिक क्षति की आशंकाएं भी कम होंगी। गोभी, ब्रोकली और लहसुन की खेती अब और भी ज्यादा लाभकारी होगी। इन सब्जियों में पाया जाने वाला सल्फाफोरेन नामक रसायन कैंसर के इलाज में कारगर पाया गया है। ब्रिटेन की एक दवा कंपनी के अनुसार यह रसायन कैंसर से ग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करता है, साथ ही स्वस्थ कोशिकाओं को बीमारी की चपेट में आने से रोकता है। इसके सेवन से बीमारी के दोबारा उभरने की आशंका भी बहुत कम हो जाती है। आइए अब जानकारी लेते हैं कृषि भौतिकी संभाग के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसान भाइयों को दी गई सलाह और सुझाव के बारे में। किसान भाइयों, पछेती गेहूं की बुआई का कार्य शीघ्र समाप्त करें तथा बीज दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। सिंचित दशा में संस्तुत प्रजातियां जैसे K0307, K402, K607, K1006, HD 2737, DBW 39, K9423, K9533, K9162, DBW 17 आदि का प्रयोग करें। यदि खेतों में दीमक का प्रकोप हो तो क्लोरोपाइरीफास 20 EC 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ या सूखे खेत में छिड़काव करें। बोए जा चुके गेहूं में गेहूसा एवं जंगली जय के नियंत्रण हेतु आइसोप्रोट्यूरॉन 75% WP1 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अथवा सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% WP की 33 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 20 से 25 दिन बाद 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जौ की विलंब से बुआई हेतु क्षेत्रीय संस्तुत प्रजातियों जैसे ज्योति मंजुला RS6 तथा माल्ट हेतु DL88 की बुआई पूरी करें। सरसों की फसल में चेपा तथा पेंटेड बग कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि प्रकोप अधिक हो तो कार्बेरिल 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की देर से बुआई हेतु संस्तुत प्रजातियों जैसे पूसा 256, QR 108, प्रगति, उदय तथा पंथ G 186 की बुआई करें। हवा में अधिक नमी के कारण आलू तथा टमाटर की खेती में अगेती झुलसा रोग आने की संभावना बहुत है, अतः फसल की नियमित रूप से निगरानी करें। जिन किसान भाइयों की टमाटर, गोभी, बंद गोभी और ब्रोकली की पौधशाला तैयार है, वे पौधों की रोपाई का कार्य कर सकते हैं। गोभी वर्गीय सब्जियों में
पत्तियां खाने वाले कीटों की निरंतर निगरानी करें तथा प्रकोप अधिक होने पर स्पेनोसेट दवा 1 मिलीलीटर 13 लीटर पानी में घोल का साफ मौसम में छिड़काव करें। इस मौसम में सफ़ेद गुजिया के बच्चे जमीन से निकलकर आम के तनों पर चढ़ेंगे अतः इनको रोकने हेतु जमीन से आधा मीटर की ऊंचाई पर आम के तने के चारों ओर 25 से 30 सेंटीमीटर चौड़ी अल्काथीन की पट्टी लपेटें और तने के आसपास की मिट्टी की खुदाई करें जिससे उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। जो किसान अभी भी आलू की बुवाई करना चाहते हैं वे पछेती प्रजातियों का चयन कर बुवाई करें। इस समय तैयार खेतों में प्याज के पौधों की रुपाई का कार्य करें। मटर की खेती में फली छेदक कीट के नियंत्रण हेतु NPB 300 से 500 एलीकल्चर प्रति हेक्टेयर अथवा डाइमेकान 259 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सब्जियों की खेती में निराई गुड़ाई करें तथा खरपतवार हटाएं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए नजर डालते हैं प्रदेश की प्रमुख कृषि मंडियों के औसत भावों पर। धान बहराइच की मंडी में 1360 रुपए, बरेली में 1360 रुपए, पीलीभीत में 1150 रुपए और गोरखपुर में 1365 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। चावल बहराइच की मंडी में 2045 रुपए, बरेली में 2050 रुपए, पीलीभीत में 2280 रुपए और गोरखपुर में 2000 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। गेहूं बहराइच की मंडी में 1460 रुपए, बरेली में 1525 रुपए, पीलीभीत में 1510 रुपए और गोरखपुर में 1500 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। चना बहराइच की मंडी में 3665 रुपए, बरेली में 3325 रुपए, पीलीभीत में 3170 रुपए और गोरखपुर में 3450 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। सरसों बहराइच की मंडी में 3265 रुपए, बरेली में 3225 रुपए और गोरखपुर में 3280 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। गुड़ बहराइच की मंडी में 3160 रुपए, बरेली में 2425 रुपए और गोरखपुर में 2875 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। बात अगर सब्जियों और फलों के भाव की करें तो आलू बहराइच की मंडी में 1000 रुपए, बरेली में 710 रुपए, पीलीभीत में 860 रुपए और गोरखपुर में 1000 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। प्याज बहराइच की मंडी में 1580 रुपए, बरेली में 1225 रुपए, पीलीभीत में 1300 रुपए और गोरखपुर में 1650 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। हरी मटर बहराइच की मंडी में 1835 रुपए और पीलीभीत में 2440 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिकी। बैगन बहराइच की मंडी में 750 रुपए, बरेली में 750 रुपए और गोरखपुर में 1000 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। कद्दू बहराइच की मंडी में 680 रुपए, बरेली में 800 रुपए और पीलीभीत में 560 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। अदरक बहराइच की मंडी में 3940 रुपए, बरेली में 3175 रुपए और गोरखपुर में 4070 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिकी। केला बहराइच की मंडी में 1675 रुपए, बरेली में 2025 रुपए, पीलीभीत में 1015 रुपए और गोरखपुर में 2230 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। सेब बहराइच की मंडी में 4180 रुपए, बरेली में 4325 रुपए, पीलीभीत में 4140 रुपए और गोरखपुर में 5485 रुपए प्रति कुंटल के भाव से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के कृषि समाचार और मंडी भाव। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ।
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ श्यामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो, जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद पुनः आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि जाड़े की मौसम की शुरुआत हो चुकी है और इस ऐसे में अपने साथ साथ पशुओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, अपने पशुओं की किस प्रकार से देखभाल करें, किस तरह से रखरखाव करें, इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर राजीव सक्सेना, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय बहराइच। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। हमें सबसे पहले ये बताएं कि किस प्रकार से पशुओं का प्रबंधन किया जाए, यह प्रबंधन है क्या? इसका मतलब होता है कि हमारे किसान भाइयों के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका उपयोग करते हुए हम ऐसी व्यवस्था पशुओं के लिए करें जिससे उनके पशु स्वस्थ रहें, उनका विकास हो और उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो। इसके अंतर्गत जैसे पशुओं के आवास की व्यवस्था, उनके खान पान की व्यवस्था, उनको विभिन्न रोगों से बचाने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था, उनके प्रजनन के लिए पद्धतियों की व्यवस्था। सस पशु के लक्षण जो होते हैं जैसे कि पशु नियमित रूप से आहार ग्रहण करता है, उसका दुग्ध उत्पादन नियमित रूप से सामान्य रहता है जी। अगर पशु को समस्त पोषक तत्व मिल रहे हैं तो उसकी खाल जो है वो चिकनी होगी, मुलायम होगी जी। गोबर जो है चिकना होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का अनपचा पदार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की बदबू नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं पशु को स्वस्थ मान सकते हैं। तो इसके साथ साथ पशुओं के आवास की क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए, जैसे अब जाड़े का सीजन आ रहा है जी, तो पशु
हमारे किसान भाई उनके खान पान पे तो ध्यान देते हैं जी जी। लेकिन पशु आवास पे ध्यान नहीं देते हैं जी। जैसे कि अगर हम रात भर अगर अच्छी नींद ना ले, आराम ना करें, तो हम दूसरे दिन पूरी ऊर्जा के साथ काम नहीं कर पाते। उसी तरह पशुओं के साथ है, अगर उनको आराम नहीं मिल रहा है, उनका आवास स्वच्छ नहीं है, तो वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी क्षमता के साथ अपना उत्पादन नहीं दे पाते हैं, चाहे वो मेरा दुधारू पशु हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम पशु आवास अपनी सुविधा अनुसार ऐसा बनाएं, जैसे कि गर्मी है या सर्दी है, सीधे हवा के थपेड़े नहीं लगने चाहिए पशु को, सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए, सीधे नहीं पड़नी चाहिए। इसके लिए एक वयस्क पशु के लिए एक मानक है, आप 5.5 फीट चौड़ा 10 फीट लंबा ऐसा आवास बनाएं, उस पे छत डालें। छत चाहे आप अपनी सुविधानुसार घास फूस से डालें, चाहे सीमेंटेड हो, चाहे वो टीन शेड डालें, लेकिन उसकी ऊंचाई 10 फीट होनी चाहिए। 10 फीट होनी चाहिए ऊंचाई। पशु आवास 3 तरफ से खुला होना चाहिए, केवल एक साइड जिसको हम पश्चिम दिशा कहते हैं उस साइड दीवार होनी चाहिए। अच्छा। जिसके सारे हम उसके खान पान के लिए नाद वगैरह बना सकें। जी। इसके साथ साथ जो आपका बाड़ा बना है, शेड बना है, उसके बाहर कम से कम 15 फीट की जगह होनी चाहिए जिसमें पेड़ लगे हों, जिससे पशु अपना टहल सके। और पशुओं को पेड़ों के नीचे बहुत अच्छा लगता है। जी। सीधे हवा के थपेड़े नहीं पड़ते हैं और उन पे सीधे सूरज की किरणें भी नहीं पड़ती हैं। पशुओं के जो चारे की, जैसे आपने बताया था अभी शुरुआत में प्रबंधन में, कि इनके रख रखाव खाने की भी जो है, तो इसमें आहार में क्या क्या देखिए, पशु आहार में मुख्यतः 4 चीजें शामिल। सूखा चारा, जैसे मेरे पास भूसा होता है, धान का पैरा होता है, सूखी घास होती है। दूसरा होता है हरा चारा, जैसे सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार जई है, बरसीम है, लोबिया है, लूसन है, सरसों है, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये हरे चारे के अंतर्गत आते हैं। तीसरा उसमें होता है पशु आहार। एक संतुलित पशु आहार होता है जिसमें सभी तत्व होते हैं जो शरीर को सुचारू रूप से चलाने के काम में आते हैं। चौथा होता है खनिज मिश्रण। हाँ। अब ये आता है कि पशु आहार कितना देना चाहिए। अक्सर किसान भाई हमसे पूछते हैं अस्पताल में कि पशु आहार कितना हम दे सकते हैं। तो एक मानक है उसका, एक वयस्क पशु को औसत मानते हुए उसको कम 5 से 6 किलो भूसा या पैरा देना चाहिए। 15 से 20 किलो हरा चारा देना चाहिए। और इसके साथ साथ 1 किलो पशु आहार बॉडी के मेंटेनेंस के लिए देना चाहिए। मेरा पशु दुधारू है तो यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जैसे गाय है वो 3 लीटर दूध देती है, तो 3 लीटर दूध पे 1 किलो पशु आहार दिया जाता है। और भैंस को 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो पशु आहार दिया जाता है। तो अगर मेरे किसान भाई एक मोटा समझ लें कि अगर आपकी गाय 6 लीटर दूध दे रही है तो 2 किलो पशु आहार तो दूध पे हो गया, 1 किलो उसके मेंटेनेंस के लिए हो गया, तो दिन भर में उसको 3 किलो पशु आहार देना चाहिए। उसी तरह भैंस है, अगर 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो दिया जाता है तो 5 लीटर दूध पे 2 किलो पशु आहार हो गया। 1 किलो मेंटेनेंस हो गया। चौथी चीज होती है खनिज मिश्रण। खनिज मिश्रण जो अवयस्क बच्चे होते हैं उनको 25 ग्राम के लगभग दिया जाता है, वयस्क पशु को 50 ग्राम के लगभग। और अगर दुधारू पशु हैं या गाभिन पशु हैं तो उनको हम 100 से 150 ग्राम तक खनिज मिश्रण देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जैसे चारा देते समय पशुओं को जब चारा हम देते हैं तो कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, जो अपने गांव में देखते हैं, किसान भाइयों से मेरा एक अनुरोध है, इस चीज़ को जरूर अपनाएं। जैसे वो सुबेरे सानी लगाते हैं, शाम को सानी लगाते हैं। अक्सर देखा गया है कि सुबेरे सानी लगी, पशु ने चारा छोड़ दिया, शाम को उन्होंने उसी में सानी लगा दी। ये कदापि नहीं करना चाहिए। जिस समय भी आपको सानी लगानी हो, पशु को चारा देना है, नाद को अच्छी तरह से साफ करें जिससे उसमें सड़ा हुआ चारा ना रह जाए। दूसरा, जो मैंने आपको मात्रा बताई, इस पूरी मात्रा को आप दिन में 2 से 3 बार में विभक्त कर सकते हैं, बांट कर दे सकते हैं। हरे चारे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना चाहिए, उसको भूसे के साथ मिलाते हुए उसमें पशु आहार जो मात्रा मैंने बताई और खनिज मिश्रण, ये पूरा एक पानी में सानी जैसे बना देना चाहिए। सानी बनाने से चारा जो है सुपाच्य हो जाता है। जानवर पशु को उतनी ताकत नहीं लगानी पड़ती अपने चारे को पचाने में जितनी खड़े चारे को पचाने में लगानी पड़ती है। तो पशुओं को पानी
कि क्या आवश्यकता होती है, कितना पानी पशुओं को देना चाहिए? पानी जिस हिसाब से हमारे शरीर में पानी की आवश्यकता है, जी जी, सभी के लिए पानी पशुओं की आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत आवश्यक है। जी जी। पानी जो है चारे को सुपाच्य बनाता है, जी जी, बने हुए पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक ले जाता है जी। और सबसे बड़ी चीज है पानी जो है जो शरीर में अवांछित तत्व बनते हैं उनको मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। पानी देते समय एक चीज जरूर बताऊंगा, उसको कभी बहुत ज्यादा पानी या गर्म पानी नहीं दिया जाता है। आप सादा पानी भरें और उसको पिलाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रही। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहा। वायु दिशा पश्चिमोत्तर तथा गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम नमी 100% तथा न्यूनतम 66% रही। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंशिक बादल तथा कहीं कहीं वर्षा होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जबकि न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की संभावना है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की खेती में पहली सिंचाई के आसपास पौधों में जिंक की कमी के लक्षण प्रकट होते हैं। यदि लक्षण दिखाई दे तो 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा 16 किलोग्राम यूरिया का 800 लीटर पानी में घोल का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। समय से बोई गई सरसों की फसल में 35 से 40 दिन बाद आवश्यकतानुसार हल्की सिंचाई करें। माहू, बग एवं पत्ती नाशक कीट के नियंत्रण हेतु डाइमिथोएट 30% EC अथवा मिथाइल ओडेमेटान 25% EC की 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 750 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। इस मौसम में चना, मटर और मसूर की समय से बोई गई फसलों में निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवार नियंत्रित करते रहें। गन्ने की खेती में अक्टूबर में बोई गई अंतः फसलों में आवश्यकतानुसार सिंचाई के बाद उर्वरकों का प्रयोग करें। बैगन की खेती में आवश्यकतानुसार सिंचाई, निराई गुड़ाई करें तथा बसंतकालीन फसल हेतु पौधशाला में बीज की बुवाई करें। प्याज में आर्द्रगलन रोग से बचाव हेतु कार्बेंडाजिम 0.1% का छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।